हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का जो अपना टॉपिक है वो है डेंगू फीवर। डेंगू फीवर ये टॉपिक मेडिकल स्टूडेंट के लिए तो काफ़ी हेल्पफुल है ही, मेडिकल स्टूडेंट के लिए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ही, साथ में सभी पर्सन्स के लिए जो चाहे किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो सबके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि ये एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है, कम्युनिटी में पाई जाती है, तो इसके बारे में नॉलेज होना सबको ज़रूरी है। और प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, यानी कि प्रिवेंशन किया जा सकता है। अगर ज़्यादातर जो इन्फेक्शियस डिजीजेज है उनके बारे में अगर अच्छा हेल्थ एजुकेशन हो, अच्छा हेल्थ नॉलेज हो, उनके बारे में हेल्थ नॉलेज हो तो उनसे बचाव संभव है। तो ये सब के लिए हेल्पफुल है, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, है ना। अब स्टार्ट करते हैं, डेंगू फीवर है क्या। सबसे पहले डेंगू फीवर है वो वायरल डिजीज़ है, यानी कि ये वायरल इन्फेक्शन है। और वायरल डिजीज़ है तो कौन से वायरस से ये फैलती है, तो इसका जो वायरस है, जो पॉजिटिव एजेंट है वो डेंगू वायरस है। कौन सा वायरस है? डेंगू वायरस। अभी जो ये डेंगू वायरस है तो इसकी भी स्पीसीज होती है। तो ये स्पीसीज अगर अपन डीप में जाए तो इसकी 4 स्पीसीज होती है मुख्यतः। DEN फर्स्ट यानी कि डेंगू फर्स्ट, डेंगू सेकंड, है ना। ऐसे इसकी स्पीसीज होती है 4। तो ये जो डेंगू सेकंड है ये क्या है, काफ़ी फेटल होता है, सबसे डेंजरियस होता है ये स्पीसीज डेंगू सेकंड। तो जो मेडिकल जो स्टूडेंट है उनको इसके बारे में पता होना चाहिए। डेंगू सेकंड है वो काफ़ी फेटल है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपकी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो डेंगू सेकंड काफ़ी फेटल है, डेंजरियस है, ठीक है। इसके बाद में ये जो डेंगू वायरस है वो कैसे फैलता है, क्या डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन है, क्या ये कंटाजियस बीमारी है, यानी कि डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन फैलती है? नहीं, ये कंटाजियस नहीं है, ये डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन नहीं फैलती है, ये किसी माध्यम के द्वारा फैलती है। और वो माध्यम क्या है? वो माध्यम है मॉस्किटो, है ना। मॉस्किटो माध्यम है, उस मॉस्किटो माध्यम से फैलती है। मॉस्किटो से फैलती है, तो ये मॉस्किटो बोर्न डिजीज है। क्या है? मॉस्किटो बोर्न डिजीज। तो डेंगू एक प्रकार की मॉस्किटो बोर्न डिजीज है। ये कौन से मच्छर से फैलती है, कौन से मॉस्किटो से फैलती है, तो उसका एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो उस मॉस्किटो का नाम है एडिस एजिप्टाई, है ना। एडिस मच्छर से फैलती है, ये आपको याद रखना है। ये इसकी जो स्पीसीज है एडिस एजिप्टाई, इसका हैबिटेट क्या है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये कोल्ड वाटर में, कूल वाटर में, क्लीन वाटर में फैलती है ना। कूल वाटर में इसका मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा होता है, यानी कि ये ज़्यादा मात्रा में वहाँ पाई जाती है ये स्पीसीज कूल वाटर में। फ्रिज का जो पानी है, कूलर का जो पानी है उसमें ये उसमें पाई जा सकती है। साथ ही फ्लोर वाटर है, ठंडा पानी है, क्लीन पानी है, उसमें इसके पाए जाने की संभावना ज़्यादा होती है। इसके बाद में इसकी दूसरी जो खास बात क्या है, ये अपने अंडे है वो भी इसी वाटर में देती है। और डे टाइम में, है ना, यूजुअली ज़्यादा ये बाइट करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, डे टाइम में, है ना, दिन के समय में ज़्यादा बाइट कर सकते हैं यूजुअली। तो ये एडिस मॉस्किटो के बारे में हो गया, इसके हैबिटेट के बारे में। अभी अपन देखते हैं इसके टाइप कितने होते हैं डेंगू फीवर के। तो जनरली इसके 2 टाइप्स होते हैं। 2 टाइप्स हैव डेंगू फीवर। फर्स्ट है वो है डेंगू फीवर यानी कि DF, और सेकंड है DHF यानी कि डेंगू हेमरेजिक फीवर। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसके साइन सिम्टम देखेंगे। तो साइन सिम्टम देखने से पहले इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो भी आपको ध्यान रखना है।
इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, ये आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो 3 से 15 दिन इसका जो एवरेज है, यानी कि जो रेंज में जो ड्यूरेशन दे रखा है वो 3 से 15 दिन दे रखा है। 3 to 15 डेज, 3 to 15 डेज ये जो है ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। ओके, इसके बाद में एक इसके साइन सिम्टम कब से आने लगते हैं, तो जैसे ही मॉस्किटो बाइट करता है उसके बाइट करने के यूजुअली 5 से 6 दिन में साइन सिम्टम आने लगते हैं। ये एक रेंज है, पहले भी आ सकते हैं लेकिन ये एक रेंज है इसका। इसके बाद में इसको एक अन्य नाम से भी जानते हैं, वो भी ध्यान रखना है। इसका जो अन्य नाम है वो है ब्रेक बोन फीवर, है ना। ब्रेक बोन फीवर क्यों बोलते हैं इसको ब्रेक बोन फीवर, क्योंकि इससे जो सफर्ड जो पेशेंट है उसकी जॉइंट्स में बोन्स में काफ़ी पेन होता है। हड्डी तोड़ बुखार, जिसको सामान्य भाषा में आपने नाम सुना होगा हड्डी तोड़ बुखार, यानी कि ब्रेक बोन फीवर, इसलिए इसको कहते हैं। ठीक है, अब इसके साइन सिम्टम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसके साइन सिम्टम में जो डेंगू हेमरेजिक फीवर है उसमें। तो इनिशियली फेज में सबसे पहले इसके पेशेंट को चिल्स होता है, यानी कि ठंड लग सकती है। उसके बाद में जो हेडेक होता है वो फ्रंटल हेडेक होता है, फ्रंटल हेडेक, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और हेडेक भी सीवियर हो सकता है, फ्रंटल हेडेक ये है। उसके बाद में ये फीवर है, इसमें फीवर आएगा। तो फीवर में इसका जो एक निश्चित पैटर्न होगा और इसमें स्वेटिंग हो सकती है ना, चिल्स होगा और स्वेटिंग होगा, है ना। उसको काफ़ी पसीना आएगा जिसकी वजह से पेशेंट को डिहाइड्रेशन भी हो सकता है ना। उसके बाद में इसके जो बिहाइंड द आई बॉल पेन होता है ऑन मूविंग ऑफ आई बॉल, जैसे आंखों को इधर उधर घुमाएंगे तो पेन होगा, जिसको बोलते हैं पेन बिहाइंड आई बॉल। ये भी इसका एक साइन सिम्टम में आता है। उसके बाद में ये इसको अपन ने देखा कि ये ब्रेक बोन फीवर है, तो जो लोअर बैक पेन है वो भी होगा, लोअर बैक पेन ये भी ध्यान रखना। पीछे लोअर बैक पेन होगा, यानी कि कमर में दर्द काफ़ी ज़्यादा होगा। इसके साथ ही जो जॉइंट पेन है वो भी इसमें होता है। क्या होता है? जॉइंट पेन, ये भी आपको ध्यान रखना है। जॉइंट पेन है, मसल्स में पेन होता है, माइलेजिया जिसको बोलते हैं, मसल्स पेन है, वो भी होगा इसमें। ठीक है, तो ये इसके सामान्य से साइन सिम्टम हो गए। ये डेंगू फीवर के साइन सिम्टम है। फिर अपन देखते हैं डेंगू हेमरेजिक फीवर। नाम से आपको पता चल रहा है हेमरेजिक मतलब ब्लीडिंग। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, जो डेंगू वायरस बॉडी में करता क्या है, तो ध्यान दीजिए, ये काफ़ी ही खतरनाक कंडीशन डेवलप कर सकता है, क्योंकि इसमें डेंगू जो वायरस है ये वायरस बॉडी में, है ना, ये वायरस बॉडी में जैसे ही जाता है, जैसे इसकी क्वांटिटी है, संख्या है, वो बढ़ती है, तो जो ब्लड के जो कंपोनेंट है, तो प्लेटलेट को ध्यान में रख, प्लेटलेट है ना, प्लेटलेट जो ब्लड का कंपोनेंट है उस प्लेटलेट इसमें प्रभावित होती है। और प्लेटलेट क्या होती है? डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है? क्योंकि ये वायरस है ना प्लेटलेट से बाइंड होता है। स्टडी से पता चला है, स्टडी के स्रोतों से पता चला है कि ये वायरस है वो बाइंड करता है प्लेटलेट को और धीरे धीरे उनकी संख्या कम होने लगती है। ठीक है, तो प्लेटलेट एग्रीगेशन करता है, वो हो गया, इसमें प्लेटलेट कम हो गई, यानी कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, यानी कि प्लेटलेट का कम होना बॉडी में। प्लेटलेट कम हो रही है तो ध्यान रहे प्लेटलेट का क्या फंक्शन है, ब्लड का थक्का बनाना, है ना। तो जैसे ही बॉडी में प्लेटलेट कम होती है तो उनकी संख्या अगर बहुत ही ज़्यादा कम होती है तो ब्लीडिंग होने लगती है। उसके बाद में जो अपन पढ़ते हैं इसका टाइप सेकंड डेंगू हेमरेजिक फीवर आता है, यानी कि अभी आपको पता चला कि डेंगू हेमरेजिक फीवर है वो बाद की अवस्था है, यानी कि लेटर फेज है, काफ़ी ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो जाती है तो डेंगू हेमरेजिक फीवर है वो अपन देखते हैं, वो देखने को मिलता है। इसको डेंगू शॉक सिंड्रोम, DSS शॉर्ट में DSS के नाम से भी जानते हैं, डेंगू शॉक सिंड्रोम, क्योंकि इसमें वोमिटिंग
वॉमिटिंग होती है और ब्लीडिंग होती है, और साथ में काफ़ी ज़्यादा वॉमिटिंग भी हो सकती है। तो उसकी वजह से क्या है, पेशेंट शोक में जा सकता है ब्लीडिंग की वजह से। तो शोक में जाएगा, तो इसलिए इसको शोक डेंगू शोक सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं, और काफ़ी ये फेटल कंडीशन होती है। इसमें प्लेटलेट काउंट काफ़ी कम हो जाता है, उसकी वजह से ये कंडीशन डेवलप होती है। इनिशियल फेज में डेंगू हेमरेजिक फीवर में, इनिशियल फेज में जो डेंगू फीवर के साइन सिम्टम है वो ही रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे प्लेटलेट बॉडी में कम होती जाएगी वैसे वैसे ये क्या है, फिर इसमें ब्लीडिंग के चांस होते हैं, और बहुत ही ज़्यादा प्लेटलेट कम होगी तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बहुत ज़्यादा होगा, तो उसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है, इंटरनल ब्लीडिंग, और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो अभी इसका प्रिवेंशन में अपन देखते हैं। प्रिवेंशन में अपन इसको देखने से पहले सबसे पहले अपन इसमें एक चीज़ है ना, आपको ये ध्यान रखना है, इसका जो डायग्नोसिस है, डायग्नोसिस में क्या करवाते हैं डॉक्टर्स, क्या एडवाइस करते हैं डायग्नोसिस में, डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, डायग्नोसिस या इन्वेस्टिगेशन, क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशंस है वो क्या है। तो इसमें अपन ने देखा है, एक तो इसमें सबसे पहले सीबीसी देख लीजिए। सीबीसी में है प्लेटलेट है ना, प्लेटलेट कम हो जाएगी है ना, प्लेटलेट्स डिक्रीज हो सकती है पेशेंट में। ओके, उसके बाद में दूसरा जो है इसमें ल्यूकोपीनिया भी होता है, यानी कि WBC भी डिक्रीज हो सकती है। ओके, ये चीज़ें सीबीसी में देखने को मिल सकती है। और इसमें दूसरा एंटीबॉडी टेस्ट भी करवा सकते हैं, IgM एंटीबॉडी टेस्ट करवा सकते हैं, है ना, IgM एंटीबॉडी टेस्ट भी इसमें किया जा सकता है। उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट्री फिक्सेशन टेस्ट, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट भी किया जा सकता है, जिसको शॉर्ट में CFT बोलते हैं। ये इसके कुछ कॉमन टेस्ट है, ये हो गया। इसके बाद में अपन देखते हैं इसका जो क्या ट्रीटमेंट चलता है। तो इसमें प्रिवेंशन में आपको पता होना चाहिए कि ये जो है कूल वाटर में और स्टे वाटर में, ठंडे पानी में, इनमें पाया जाता है। तो आसपास का वातावरण स्वच्छ रखे, साफ रखे, और जो मॉस्किटो नेट है उनका प्रयोग करें। वो अपन प्रिवेंशन में देख लेते हैं। प्रिवेंशन में क्या होगा, प्रिवेंशन में एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट क्लीन रखना है आसपास का, है ना, मच्छरदानियों का प्रयोग करना है, मॉस्किटो नेट इनका भी आपको प्रयोग करना है ताकि इससे बचा जा सके। ये है प्रिवेंशन। अगर ये बीमारी हो जाती है, इसके साइन सिम्टम जैसे अपन ने डिस्कस किए कि आई बॉल के बिहाइंड आई बॉल पेन होना, मूविंग करते टाइम, आंखों को इधर उधर घुमाते टाइम, या फीवर आ रहा है। और ध्यान रखना, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, जो मेडिकल से रिलेटेड स्टूडेंट है उनको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इसके साथ जो फीवर आती है उसके साथ रेसेस भी होते हैं, और रेसेस का पैटर्न एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जा सकता है। तो जो रेसेस होते हैं ना बुखार के साथ, है ना, जो रेसेस होते हैं उनका पैटर्न कैसा होता है, तो पहले एक्सट्रीमिटी से स्टार्ट होते हैं, हाथ और पैरों से, और फिर पूरी बॉडी को कवर करते हैं एक्सेप्ट फेस। तो ये पैटर्न आपको याद रखना है, आपकी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो मेडिकल स्टूडेंट इसको देख रहे हैं वीडियो को, उनके लिए काफ़ी नॉलेजेबल चीज़ है ये, यानी कि एक्सट्रीमिटीज टू, फिर बॉडी, कवर बॉडी, और फिर यानी कि ये इसका पैटर्न है एक्सेप्ट फेस, यानी फेस पे नहीं होंगे। अभी अपन इसका ट्रीटमेंट देखेंगे। तो ट्रीटमेंट में इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चलता है। बुखार आ रहा है, फीवर में एंटीपायरेटिक देते हैं, लेकिन ध्यान रखना, एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि इस डिजीज़ से प्रभावित जो पेशेंट है, इस डिजीज़ से सफर्ड जो पेशेंट है, उसमें एनाल्जेसिक के रूप में या फिर एंटीपायरेटिक के रूप में एस्प्रिन कभी भी नहीं देते हैं। अवॉइड एस्प्रिन, ये आपको ध्यान रखना है ना। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, अवॉइड एस्प्रिन।
क्योंकि जो एस्प्रिन जो टेबलेट है, एस्प्रिन जो मेडिसिन है वो क्या है, प्लेटलेट को क्या कम कर देती है, एग्रीगेशन करती है, तो उसकी वजह से ये क्या ब्लीडिंग के और ज़्यादा चांस हो सकते हैं, तो ये अवॉइड करना है, ठीक है। उसके बाद में इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चलता है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में बुखार आया, एंटीपायरेटिक दिया, है ना, और पेन किलर दिया जा सकता है ताकि बॉडी पेन कम किया जा सके। और इसमें फ्लूइड का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है, ये भी ध्यान रखना है। फ्लूइड है ना, फ्लूइड दिया जाता है ताकि बॉडी में फ्लूइड की कमी नहीं हो। ये इसका ट्रीटमेंट है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। ये काफ़ी फेटल कंडीशन हो सकती है, इसलिए जब भी इसके साइन सिम्टम आए इनिशियली फेज में अगर आपको लगता है तो सबसे पहले आप नज़दीकी हॉस्पिटल पे विजिट करें। ये काफ़ी जो टॉपिक है वो सबके लिए हेल्पफुल है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आपको इसके साइन सिम्टम आए तो नज़दीकी हॉस्पिटल में विजिट करें, अपना बॉडी का चेकअप करवाएं और डॉक्टर के एडवाइस के अकॉर्डिंग अपना ट्रीटमेंट लेवे, ठीक है। आसपास साफ़ सफाई रखें और पानी को इकट्ठा ना होने दे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।